बागेश्वर में विधानसभा के चुनाव कभी भी हो सकते हैं और इन चुनावों को लेकर प्रशासन ने जो प्राथमिक तैयारियां हैं वो एक तरीके से पूरी कर ली हैं। अधिक समय नहीं लगेगा, चुनाव आयोग चुनाव की तारीखें घोषित करेगा और उसी घोषणा के साथ 8, 10, 12, 14 दिन का समय देते हुए चुनाव करवा लिए जाएंगे। और चुनाव आयोग कब घोषणा करता है ये अभी तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक वो घोषणा ना करें। वैसे 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने ही है, नहीं तो फिर इनको विधानसभा में कार्रवाई करके उसका समय बढ़ाना होगा। इधर अभी जैसे ही लोगों में संदेश गया कि बहुत जल्दी कभी भी चुनाव आयोग बागेश्वर उपचुनाव की घोषणा कर सकता है, तो देहरादून से एक खबर, मैं यहाँ देहरादून शब्द को जानबूझ के कह रहा हूँ कि देहरादून से एक खबर सार्वजनिक हुई, जिसे रंगीन संगीन खबर कह सकते हैं आप, कि स्वर्गीय चंदन रामदास कैबिनेट मंत्री की लड़की को लेकर वो खबर है, उसकी पुत्री को लेकर वो खबर है कि साहब उनकी जो नौकरी है, उनकी पुत्री की जो नौकरी है उसमें बहुत बड़ा घालमेल है कि और ये भी वो खबरों के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि साहब अधिक नंबर वाले को नौकरी नहीं मिली, कम नंबर वाले को नौकरी मिल गई, आदि 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 आदि। कुछ लोगों ने इसको छुपाने के लिए रिजर्वेशन का सहारा लेने की कोशिश की कि साहब आरक्षण और ये तो, लेकिन नहीं, जो खबर सामने आई उसमें छुपने के रास्ते नहीं थे। खबर सामने आई है, जांच होगी, एक प्रक्रिया है। SSS जैसी बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर को हमारा प्रांत पचा गया और सिर्फ पचा ही नहीं गया, उसकी आड़ में जहाँ पर एक IAS ऑफिसर को SSS का अध्यक्ष होना चाहिए था, एक PPS जो प्रमोशन के बाद IPS में पहुँचते हैं, PPS से स्टार्ट होती है जिनका सेवा काल, उनको SSS का अध्यक्ष बना दिया जाता है। उत्तराखंड में कुछ भी संभव है, सवाल उठ सकते हैं। तो SSS बहुत बड़े बड़े भर्ती घोटाले इस बीच में सार्वजनिक हुए और हवा की तरह कहीं और सरक गए। ऐसी ये भी एक चीज़ सामने आई है और सरक जाएगी, जांच होगी, सब कुछ होगा, लेकिन सरक जाएगी। यहाँ एक बड़ा सवाल छोटा सा था कि ये मंत्री जी की, स्वर्गीय मंत्री जी की पुत्री की नौकरी की जो फाइल खुली है वो ऐसे समय पर खुली है जब उपचुनाव सामने है। अब प्रश्न उठता है कि अचानक ये फाइल सामने कैसे आ गई या लाई गई, क्योंकि जिस तरीके से 2, 3, 4 बच्चों के साथ इस नौकरी में जो बताया जा रहा है, तो उसमें सिर्फ मंत्री की लड़की का ही नाम सबसे पहले क्यों लिया गया? अवैधानिक नौकरी है तो गलत है, बिल्कुल 1 सेकंड पर भी उस पद पर रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन यह सवाल है कि उनकी लड़की का नाम ही क्यों लिया गया, दूसरे बच्चों का नाम क्यों नहीं लिया गया? क्या इस खबर को चुनाव को देखते हुए सामने लाने का प्रयास किया गया? इस पर भी सोचा जा सकता है। निश्चित रूप से अगर ये चुनाव को देखकर इस खबर को सामने लाया गया है तो कांग्रेस तो इस खबर को नहीं लाई है, क्योंकि अगर कांग्रेस इस खबर को लाती तो बॉबी पंवार का नाम सामने नहीं आता। बॉबी पंवार का नाम सामने आया है का मतलब काफ़ी अध्ययन इन लड़कों ने, नौजवानों ने किया है। बहुत RTI लगाना, दूसरा तीसरा बहुत कुछ होता है, दस्तावेज़ों को बाहर निकालने में समय लगता है, कई बार तो दस्तावेज निकल ही नहीं पाते, लेकिन अचानक इनको सारे दस्तावेज मिल गए और इन्होंने सार्वजनिक कर दिया। अगर ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए है तो उसमें 2 सवाल आएंगे। पहला सवाल तो सीधा है कि कांग्रेस नहीं है,
कांग्रेस निश्चित रूप से राजनीति करेगी। जब घटना सामने आई है उसको करना भी चाहिए। एक विपक्ष होने के नाते कांग्रेस का राजनीतिक धर्म बनता है वो उसमें राजनीति करे, और चुनाव में कांग्रेस ने भी उतरना है। इसलिए वो जितना चाहे उतना भाजपा को गलियाए, पूर्व मंत्री को गलियाए, सत्ता को गलियाए, उसका अधिकार बनता है। लेकिन इधर तो सोचने वाली बात है कि जब ये मुद्दा उठा तो चुनाव सामने थे, और हम सब जानते हैं कि अभी तक जो चल रहा है कि दो नाम सामने थे कि एक तो गौरव दास जो मंत्री जी के, स्वर्गीय मंत्री चंद्र राम दास के पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, उनका नाम चल रहा है कि उनको सीट मिलेगी, उनको टिकट मिलेगा, उनको उन पर गेम खेलेगी भारतीय जनता पार्टी। और एक नाम भले ही गौरव दास के पीछे पीछे सरकता हुआ, गौरव दास की माता जी स्वर्गीय चंद्र राम दास की श्रीमती, उनकी पत्नी का नाम भी सीधे सीधे उनके पीछे पीछे चल रहा है कि गौरव को नहीं तो उनकी, गौरव की माता जी को। ये दो नाम चल रहे हैं। अभी तीसरा नाम उनके परिवार में नहीं है। अब जो आरोप लगा है, जो चीज़ सामने आई है वो सीधा सीधा, क्योंकि मंत्री की पुत्री की अगर नौकरी का मामला है तो कहीं ना कहीं मंत्री पर सवाल उठते हैं उनके मरणोपरांत, तो ये चुनाव तो प्रभावित हो सकता है। अब यहाँ दो चीज़ है कि एक बड़ी खबर थी साहब, SSSC भर्ती घोटालों की एक बड़ी श्रृंखला उत्तराखंड में हुई है, और बहुत बड़ा विवाद, बहुत बड़ा हल्ला गुल्ला इस पर हुआ है, और जो लोकसभा चुनावों को प्रभावित कर सकता है। राजनीति कुछ भी कर सकती है, क्योंकि बागेश्वर की सीट अगर भारतीय जनता पार्टी हार भी जाती है तब भी उनकी सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कल हमारे कुछ मित्र हैं जो बोलना चाह रहे थे कि कहीं सरकार एक प्रयोग तो नहीं कर रही कि भर्ती घोटाले जो एक बड़े कलंक के रूप में, बड़े काले छाते के रूप में उनको घेरे हुए हैं, बड़ी काले कंबल के रूप में उनको घेरे हुए हैं, उससे निकलने की कोई टैक्टिस तो नहीं है कि प्रयोग कर लेते हैं। अगर इस घोटाले के बाद भी सीट बागेश्वर की निकल गई तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं साहब ये घोटाले होते रहते हैं, मध्य प्रदेश में कुछ नहीं हुआ, उत्तराखंड में भी कुछ नहीं है। ये टैक्टिस तो नहीं है, हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव से कुछ घंटे पहले ये कहा जा सकता है, कुछ दिन पहले ये चीज़ सामने आई। अगर ये टैक्टिस है तो पॉलिटिकल टैक्टिस है, राजनीतिक टैक्टिस है। उस स्थिति में ये परिवार से बाहर टिकट नहीं देंगे, ये टिकट परिवार के अंदर ही रखेंगे अगर ये टैक्टिस है तो। अगर ये टैक्टिस नहीं है फिर सोचने की बात है कि कई होते हैं, एक जैसे मंत्री जी थे तो मंत्री जी की पॉकेट में बहुत कुछ रहा होगा, पॉकेट वर्कर होते हैं, पॉकेट लीडर भी होते हैं। आप लोग कहेंगे कौन सा शब्द कह रहा है, निश्चित रूप से मोदी जी की पॉकेट में भी बहुत सारे लीडर होंगे, नीचे की पंक्ति के। चंद्र रामदास जी की पॉकेट में बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे लीडर होंगे। तो कुछ इस तरह की बातचीत है कि इसकी नौकरी, मंत्री जी की नौकरी बहुत सस्ते में कैसी लग गई, उस परिवार में क्या चल रहा है, ये बहुत सी जानकारियाँ पॉकेट वर्कर और पॉकेट लीडर के पास होती हैं। यदि कोई पॉकेट लीडर ऐसा है जो चाहता है कि नहीं साहब ये टिकट अब घर से बाहर निकल जाए, और ये खुरापात अगर किसी पॉकेट लीडर की है, तो निश्चित रूप पर जो एक शंका हो रही थी कि साहब बड़ा विरोध भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है टिकट को लेकर कि उनके पुत्र को या उनकी पत्नी को दिया जाए या किसी को कार्यकर्ता को दिया जाए, क्योंकि शायद ये साबित करने की कोशिश हो कि सब लहर और ये क्या सिंपैथी इत्यादि इत्यादि, क्योंकि इस घटना के बाद सिंपैथी पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। निश्चित रूप से इस घटना के बाद जो एक सिंपैथी ये गेन करने की कोशिश करते, राजनीति सिंपैथी होती नहीं है, सिंपैथी बनाई जाती है, और सिंपैथी बनाने में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन इस घटना के बाद वो सिंपैथी बनाने का रास्ता तो थोड़ा जटिल हो ही जाएगा। खैर जो भी है, चुनाव से अब यूँ कहें कि चुनाव की पूर्व संध्या पर आपने एक फाइल खोल दी है। कुछ दिन पहले एक सवाल उठ रहा था, अगर ये बताया जाए कि दास जी ने भाई तीन चुनाव जीते, उससे पहले नगर पालिका में अध्यक्ष रहे 5 साल, तो विधानसभा में 3 चुनाव जीते का मतलब हुआ कि 2 तो 10 साल तो पूरे किए, उसके बाद किए 2 साल, उसके बाद पूरे किए 12 साल करीब। तो 12 साल में उनकी अपनी उपलब्धियाँ क्या हैं? तो कई आरोप भी सामने आए, नहीं साहब प्राधिकरण को लेकर सामने आए, और नगर के चारों ओर की ज़मीनों को जिस तरीके से एक अलग अलग प्रयोजनों में बांटने का भी आरोप उनके ऊपर आया।
बाकी जो सबसे बड़ा आरोप आया वो ये आया कि जो सभी सारे विधायकों के ऊपर होता है कि वो जो विकास की एक सतत प्रक्रिया होती है, जो जिला योजना से होती है या प्रदेश से होती है, भाई सड़कों का निर्माण चल रहा है तो वो क्रमबद्ध होता है, उसमें हस्तक्षेप करते ही हैं। तो वो आरोप भी उनके ऊपर थे और कई सड़कें बहुत पिछड़ी रह गई। कई सड़कों में तो 10 साल लग गए एक पुल बनने में, आदि संबंध आरोप आ रहे थे। लेकिन एक कोई बड़ा उपलब्धि के रूप में ये लोग परोस नहीं पा रहे थे कि साहब दास जी ने ये बहुत बड़ा काम किया जो उत्तराखंड के स्तर का काम है। कुछ लोग रोडवेज डिपो को सामने लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका लाभ इनको मिलता हुआ दिख नहीं रहा था, क्योंकि डिपो की राजनीति लंबे समय तक चलती रही। एक बार तो पहले भी उद्घाटन जैसा इन्होंने किया, फिर कहा नहीं स्टेशन का उद्घाटन कर दिया। इस बार जो डिपो बनाया भी गया तो उसमें ऐसी कोई भी नई बसें नहीं थी, सभी पुरानी बसों को ही बागेश्वर डिपो का बनाने का आदि जनता के बीच में था। बहुत बड़ा असर उससे भी नहीं मिल रहा था। खैर दास जी अब नहीं है, लेकिन चीज़ें मौजूद हैं और दास जी को जिंदा कर गई ये घटना। दास जी नहीं है, लेकिन दास जी को ये घटना जो उनकी पुत्री के साथ जुड़ी हुई है जिंदा कर गई और चुनाव से पहले जिंदा कर गई। तो जो सिंपैथी मिल सकती थी या सिंपैथी बन सकती थी, उसके रास्ते एक तरीके से बंद हो गए हैं। अब देखना है, अब 2 चीज़ें सामने हैं। एक तो ये भर्ती प्रकरण में या ये जो उनकी लड़की को नौकरी मिलने का प्रकरण है, वो प्रकरण कितना लंबा खींचता है। सरकार चाहे तो 2-2.5 घंटे में फैसला कर सकती है, फाइल तो खोलनी है, कागज तो खोलना है। अभी देखना वो कितना खींचते हैं। दूसरा ये देखना है कि क्योंकि कांग्रेस के पास जिताऊ उम्मीदवार नहीं, मैंने पहले भी कहा, अगर जिताऊ उम्मीदवार होते तो हारते ही क्यों, लगातार क्यों हारते। 3 बार तो सुंदर रामदास ने हरा दिया कांग्रेस को, स्वर्गीय। तो जिताऊ उम्मीदवार आदमी नहीं है। और टैक्टिस जो चुनाव की होती है, इसी को लेकर और उनके विकास को लेकर अगर कांग्रेस बहुत अधिक मेहनत भी करे, तब भी चेहरा लोग देखेंगे कि आप किसको मैदान में उतार रहे हैं। बावजूद इसके एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस का है जो छिन नहीं सकता और मौजूद है। उसी वोट बैंक के सहारे उनको आगे उतरना है। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या भारतीय जनता पार्टी परिवार पर ही भाग्य आजमाएगी, परिवार पर ही दांव चलेगी, या पार्टी से कहेगी कि आप बताइए कोई दूसरा कार्य करता है तो उसको मैदान में लाते हैं। उस स्थिति में भी अगर भारतीय जनता पार्टी, इनका संगठन कहता है कि दूसरा कोई कार्य करता है तो उसको सामने लाइए, तो उस स्थिति में भाजपा और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। जिताऊ कैंडिडेट भाजपा के पास भी नहीं है और कांग्रेस के पास भी नहीं, अपने दम पर जो जीतने की हिम्मत कर सके। फिर आता है संगठन, और आजकल एक और चलता है ना कि शराब शबाब क्या क्या है वो जो चुनाव में चलता है, बहुत चलता है, सुना है, आपने भी सुना होगा। तो वो सब चलेगा या नहीं चलेगा कल के गर्भ में है। लेकिन एक बड़ी समस्या इस नौकरी ने, स्वर्गीय मंत्री जी की पुत्री की नौकरी में बड़ी समस्या की तो भारतीय जनता पार्टी का आगे खड़ी कर ही दी है। यदि ये टैक्टिस नहीं है तब